आपके पास स्टोरी होनी बहुत जरूरी है कि ये मत सोचो कि मुझे खाना अच्छा बनाना आता है या मुझे नॉलेज है खाने की, अकेले वो काफी नहीं है। सबसे बड़ा मार्केटर आपका है आपका कस्टमर। शार्क टैंक सीजन 2 में आपने दरियागंज तो देखा ही होगा, पर आज हम दरियागंज के खुद आउटलेट में आए कि कैसे 3 साल में 100 करोड़ का बिजनेस भी बना दिया, प्लस एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। तो कैसे आप अपना खुद का रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस खोल सकते हैं, सब डिटेल में जानेंगे, प्लस इनकी हिस्ट्री और रेसिपीज भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं दरियागंज। हाय हेलो अमित, हेलो अनवर, वेलकम कैसे वेलकम टू दरियागंज। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बहुत बताओ सुना है, कैसे अब आप? तो फंडिंग भी रेज हो गया, हमने सोचा पूरा पूछते हैं, जानते हैं कि यार कैसे हम भी अपना आइकॉनिक रेस्टोरेंट ब्रांड आइए स्टार्ट कुछ करते आपको हैं। खाना खिलाएं। तो अमित, वेलकम टू स्टार्टअप ज्ञान। मेरा थैंक यू। पहला सवाल यही रहेगा कि शार्क टैंक का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और फाइनली आपको बढ़िया डील तो मिली, बट क्या पैसे बैंक अकाउंट में आ गए हैं या नहीं? शॉर्ट टाइम वाला मतलब हमारे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं हमने इनफैक्ट अभी अब हमने पिछले साल मई में अप्लाई किया था। देन वो शूटिंग हुई थी अक्टूबर में, अक्टूबर के आसपास शूटिंग हुई थी। और फिर एयरिंग हमारी उसके 3 महीने बाद हुई। जब जब शूटिंग चल रही थी तो ऑब्वियसली अमन और उसकी टीम बहुत बिजी थी, तो हम आगे बात नहीं कर पाए। तो अभी ड्यू डिलिजेंस चल रही है, सो द फंड्स हैव नॉट कम एज येट, बट सून दे विल। कमिंग बैक टू व्हाट आपने जो पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, सो मैंने जब अप्लाई किया था फर्स्ट में, मुझे याद है वो दिन भी फर्स्ट में था। वैसे ही मैं बैठा हुआ था, बाई चांस मैंने एक पॉपअप देखा अपने स्क्रीन पे, कोई अप्लाई फॉर शार्क टैंक। तो मैंने कहा, मैं देखता था खुद शार्क टैंक, पर मैंने थॉट किया, मैंने वो रैंडमली अप्लाई कर दिया, कोई सोच समझ के नहीं, बस अप्लाई कर दिया कि एंड देन मुझे फिर उसके 10 दिन कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने अपना सिर्फ बेसिक डिटेल्स डाली और अप्लाई कर दिया। एंड फिर उसके बाद एक मेल आई कि सेकेंड राउंड की मेल आई। उसमें लिखा था कि वी हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड एंड आपसे ये कुछ 100 क्वेश्चन आए मेरे पास, उनके आंसर्स चाहिए एंड यू हैव अ गुड 20 days टू आंसर देम। सो आई फिल्ड अप, वो सारा मैंने फॉर्म फिल किया, 20 दिन लगे उसको भरने में। आगे भेजा तो उनके फिर 1 डेढ़ महीना कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मुझे लगा चलो यार यहाँ तक पहुँच गया, सेकेंड राउंड कुछ नहीं होता। फिर 1 डेढ़ महीने बाद रिप्लाई आया कि यू आर इन द नेक्स्ट राउंड, और उसमें अब हमको वीडियो पिच बना के भेजो अपनी। अब मेरा पार्टनर और मेरा दोस्त राघव वो था वहाँ पर न्यूयॉर्क में। मैं बोला तू बना के भेज अपने 1 मिनट की पिच, मैं 2 मिनट की बनाता हूँ, जोड़ के भेज देंगे। तो हमने वो पिच बना के भेजी। फिर उसके बाद फिर भूल गए देखिए। सो देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स देन अगेन हमको ईमेल आई कि आप यू ऑन द नेक्स्ट राउंड एंड आप प्लीज कम टू बॉम्बे फॉर ऑडिशन। तो हम बॉम्बे गए और बॉम्बे जाके हमने वहाँ पर अपना एक ऑडिशन किया। तो ऑडिशन में राघव तो आ नहीं पाए थे, तो मैं गया था और हमारे साथ मेरे शेफ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गुरप्रीत, हम गए और हमने जाके ऑडिशन दिया। एंड ऑडिशन वेंट वेरी वेल, बिकॉज आई थिंक व्हेन आई गॉट टू नो, बाद में मुझे पता चला, जो वहाँ पर जो उनकी टीम थी उन्होंने बोला कि आपको हमने ऑडिशन में ही जब आपने दिया वही डिसाइड कर लिया कि आपको हम दिखाएंगे। तो वहीं पर उन्होंने हमको फिर मेल आई 2 महीने बाद। फिर 2 महीने बाद मेल आई कि आप लास्ट राउंड में उन्होंने हमको बुलाया यशराज स्टूडियोज बॉम्बे में शूटिंग के लिए। और मेरे दोस्त फिर राघव को मैंने फ़ोन किया कि न्यूयॉर्क से, तो स्पेशली डायरेक्ट फ्लाइट लेके आया और हम वहाँ पहुँचे और हमने जाके फिर फाइनली वहाँ जाके शूट किया। इट वॉज ऑल नथिंग वॉज प्लान, सब कुछ इम्प्रॉम्प्टू था कि भाई जाओ, जाते ही सीधा वो सामने शार्क के सामने खड़े कर देंगे। हाँ, वो एक बहुत लोगों का डाउट रहता है कि यार रियलिटी शो में जैसे हम हाँ, अज्यूम नहीं, करते हैं कि फेक होता है या उनको पता होता है, वैसा कुछ होता है नहीं या? ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना था कि उन्होंने बोला कि आप, जब आप 2 दिन हम पहले गए थे, पहले दिन उन्होंने दिखाया कि ये स्टेज होता है, यहाँ जाके आप खड़े होंगे, यहाँ पर ये होगा, आपने ये ऐसे कपड़े पहनने हैं, इस तरह फेस करना है जैसे हम आज बात कर रहे हैं। और दूसरे दिन उन्होंने आके बस बताया कि अब अपनी पिच क्या है आपकी, हमको सुनाओ। तो हमने थोड़ी उनको सजेशन दी। ये नहीं कहा कि तुम हमारे हिसाब से चलो, बोला कि तुम्हारी जो भी पिच है आप बताओ, और कुछ सजेशन दिया, आप ये बेटर कर सकते हो, ये ऐसे बेटर कर सकते हो। तो हमने अपना वो 3-4 मिनट की पिच फिर तैयार करी खुद। और उन्होंने बोला फिर आप आके कल जाके सीधा शार्क के सामने आप जाओगे और पहली बार मिलोगे, उनको पिच करोगे। सो इट वाज लाइक दैट। सो उनका था कि सबके रिएक्शन नेचुरल हो, कि कोई प्लान नहीं हो, कुछ होगा तो अचानक जो होगा वो सामने रिएक्शन, हमारा भी रिएक्शन उनका भी रिएक्शन सामने नेचुरल था। तो एक चीज़ मैंने देखा कि 2019 में रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, 3 साल में 100 करोड़ का बिजनेस बना दिया है। इंपॉर्टेंट है कि एक आइकॉनिक ब्रांड भी बना दिया है, दैट इज़ मच मोर डिफिकल्ट कि वो करना। मेरा सवाल है कि यार बहुत लोगों का सपना होता है कि यार अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे, मस्त अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, जिनको भी खाना बनाना पसंद है। ऑफकोर्स आप तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी साल में रहे हैं, बट आपको क्या लगता है कि यार ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स हैं जो एक बंदे को पहले ध्यान में रहना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस? सो मैं अगर आपको अपनी जर्नी बताऊं, तो मेरी फैमिली ऑटोमोबाइल बिजनेस में थी। बचपन से मैं एक बिजनेस फैमिली से मैं पैदा हुआ था। मैं सोचा तो ये था कि शायद फैमिली बिजनेस में जाएंगे, पर मेरे अंदर एक थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वाला स्ट्रीक तो शुरू से था, कुछ अलग करना है कुछ, और मेरा पैशन था रेस्टोरेंट्स का।
इनफैक्ट जब मैं 16 या 17 साल का था तो मैं मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था उस टाइम में, Okay. और मैं हर बारी जो भी आर्टिकल आता था रेस्टोरेंट्स के बारे में काट के रखता था। मैंने पूरी स्क्रैप बुक बनाई हुई थी कि रेस्टोरेंट के बारे में जो आर्टिकल्स आते थे, आई यूज्ड टू कीप, बस पढ़ते रहता था इंडस्ट्री के बारे में। तो दैट्स वाई मुझे, जब मैं खुद करने गया तो कुछ मुझे चीज़ें पता थी पहले से। बट बहुत मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ईजी है। इट्स नॉट ईजी। सो कमिंग बैक टू, जब मैंने सोचा रेस्टोरेंट मुझे करना है, तो मैंने ये सोचा कि मैं खुद जाके पहले करने की जगह मैं किसी के साथ जाके काम करूं जिसने ऑलरेडी किया हो। तो मेरा एक बाय चांस एक अपॉर्चुनिटी आई कि मेरा एक दोस्त था, वो एक नया ब्रांड शुरू करने वाला था उस टाइम। ये बात है 2007 या 2008 की बात है। तो वो एक नया ब्रांड शुरू करा था बार का। उस टाइम दिल्ली में बार भी बड़े कम थे, पब बार टाइप के सेगमेंट में। तो मैंने उनके साथ शुरू किया क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे, कुछ साल उनका एक्सपीरियंस था। तो मुझे वो कुछ गलतियाँ थोड़ी मेरी बच गई जो मैं शायद करता अगर मैं खुद पहले शुरू करता। सो वहाँ से मैंने शुरू किया। देन आई रियलाइज़ कि जो मुझे पता चला कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आसान नहीं है। लोगों को लगता है बड़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री है, पर वो ग्लैमर के पीछे ना बहुत हार्ड वर्क होता है। मतलब जब मैंने अपने नए रेस्टोरेंट ब्रांड स्टार्ट करे हैं तो शुरू में आपको 15-16 घंटे भी टाइम देना पड़ता है कुछ महीने, और आपको अपने सारे ओकेजन्स, बर्थडे सब भूलना पड़ता है क्योंकि आई There's no गेस Sunday। जो ओकेजन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, चाहे हॉलीडेज न्यू ईयर्स ईव में सबसे ज़्यादा सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री में ये होता है कि हमको बहुत चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। सो इट्स इतनी ईजी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं यार हमको खाना अच्छा बनाना था तो हम रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये वर्ल्ड वाइड नोन मेट्रिक है। आउट ऑफ एवरी 10 रेस्टोरेंट्स दैट ओपन, एटलीस्ट 7 ऑफ देम शट डाउन इन 1 ईयर। और एक और चीज़, इस इंडस्ट्री में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। तो कोई भी जाके रेस्टोरेंट साइन खोल सकता है, पर लगता आसान है। तो बहुत हाई रिस्क बिजनेस होता है और फेलियर रेट भी बहुत हाई होता है अगर आपको नहीं पता क्या करना है। तो मैं कमिंग बैक टू मेरी जर्नी जो थी, जब मैंने शुरू किया था 2006-07 में, जब मैंने शुरू किया तो मेरे वो ब्रांड्स, जो रेस्टोरेंट ब्रांड जो मैंने वो बार खोले थे, वो बहुत अच्छे चले। मतलब वो बहुत लीडिंग उस टाइम चल रहे थे। एंड आई थॉट कि यार ये तो बेस्ट बिजनेस है। बट देन कुछ सालों बाद रियलाइज़ हुआ कि जब वो बार्स में एक लाइफ बड़ी छोटी होती थी, क्योंकि वो यंगस्टर्स बेस्ड बिजनेस था। इसमें यंगस्टर्स कहीं ना कभी तो बड़े होंगे आगे, तो वो जब उनकी शादी हो जाएगी या वो आगे निकल जाएंगे लाइफ में, दे विल मूव थ्रू दैट फ्रॉम दैट फेज। एंड और ऑल्सो एक बार में क्या है कि लॉयल्टी फैक्टर कम होता है। एंड तो बार में लोग 2-3 साल जाते हैं, फिर वो फर्दर जो नई जगह चलते हैं। यही हुआ, कुछ सालों बाद वो रेस्टोरेंट्स की सेल कम होने लगी, और वो कुछ फिर इसमें और बहुत रेगुलेटरी इश्यूज भी आए कि दिल्ली में कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई, कुछ चीज़ें हुई। तो फिर मैंने वो सोचा कि अगर कोई बिज़नेस आप करो, रेस्टोरेंट बिज़नेस करो, तो ऐसा करो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसमें आप एक फ्यूचर वैल्यूएशन बना पाओ। और मुझे लगा था कि वो बिज़नेस में वैल्यूएशन नहीं बना पा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उन सारे बार्स के बिज़नेस से मैं एग्जिट हो गया। ओके। एंड देन फिर मैंने 5 साल पहले फिर मैंने सोचा कि मैं अब कुछ अलग करूं। कि मैंने रियलाइज़ हुआ कि आज भी हम दिल्ली में हम देखें तो ऐसे रेस्टोरेंट्स जो 70-80 साल से चल रहे हैं, पर वो फैमिली ओरिएंटेड रेस्टोरेंट्स हैं। कोई बाहर नहीं देखा होगा आपने जो इतने साल से चल रहा होगा। आज हम भी जब ऐसी कुछ जगह होंगी, आपको याद होगा, या तो मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे ग्रैंडफादर मुझे लेके जाते थे उन जगहों में। आज भी जाता हूँ। तो आपकी भी कोई फेवरेट्स बचपन के ऐसे होंगे। तो वो रेस्टोरेंट क्यों चल रहे हैं आज तक? वो लेगेसी वाले जो उनकी बनी है रेस्टोरेंट्स की, क्योंकि वो फैमिली ओरिएंटेड रेस्टोरेंट्स थे। अब एक जब मैं 10 साल का था, मैं गया था अपने दादाजी के साथ। जब मैं बड़ा हुआ मैं गया, आज मैं अपने 10 साल के बच्चे को लेके जाता हूँ। तो इट्स लाइक आपकी जनरेशंस कस्टमर बन जाती है अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड रेस्टोरेंट करते हो। तो ये बात ज़रूर कहूँगा कि मैं कि वो सेगमेंट बार का लगता बड़ा आसान है और वो मुश्किल होता है बहुत। तो हर बंदा सोचता है मैं बार खोल लेता हूँ, तो इट्स नॉट ईजी। एंड वन थिंग इज व्हिच माय लर्निंग वाज टू फोकस ऑन फैमिली ओरिएंटेड रेस्टोरेंट्स मोर। तो यहाँ जैसे कि मुझे 2-3 लर्निंग मिली। पहले तो यार एक बार रेस्टोरेंट बिजनेस ग्लैमरस लगता है, बट पहले एक बार आप थोड़ा बहुत काम कर लो, सो दैट रियलिटी पता चल जाए कितनी मेहनत है। दूसरा, जैसे कि आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, अपना नीश ढूंढो। ऑफ कोर्स आपने पहले बार किया, वो चला, देन आपने सोचा फैमिली ओरिएंटेड, बट अपना नीश ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं। एक और मैं ओवरऑल ये भी सवाल है कि ऑफ कोर्स आपने पहले भी रेस्टोरेंट चलाए हुए हैं। एक बंदे को अगर एक रेस्टोरेंट खोलना होता है तो उसका मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? अगर एक मान लो Tier 2 Tier 3 टाउन का बंदा अपना छोटा देखिए, रेस्टोरेंट बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिकॉज रेस्टोरेंट्स में ना अलग अलग कैटेगरीज होती है। एक होती है फाइन डाइनिंग हाईलैंड लग्जरी कैटेगरी। उसमें आप समझे कि एक 60 से 70 सीटर का अगर रेस्टोरेंट बनाना है, 1800 स्क्वायर फीट के आसपास होगा, 60-70 सीटर का
जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक हाई एंड रेस्टोरेंट, एक इंडियन एक्सेंट जो होते हैं, वो एक लग्जरी सेगमेंट होता है, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। वो सेगमेंट में आपको 3 से 3.5 करोड़ भी लग सकते हैं, 3 से 4 करोड़ भी लग सकते हैं वो रेस्टोरेंट बनाने में। वो लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट अच्छा। होता है। फिर उसके नीचे हम एक सेगमेंट आता है जो थोड़ा कैजुअल फाइन डाइनिंग होता है, जिसपे हम है, विच इज़ दरियागंज। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में होती है एक आउटलेट की, जिसमें हमारी सिटिंग जो है अबाउट 70 to 100 सीटर की हमारी सिटिंग होती है। फिर उसके नीचे कैटेगरी आती है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, QSR जैसे हम कहते हैं। ये बर्गर वो किंग हाँ ये जी, सब। जैसे जैसे आपने पिज्ज़ा हट और KFCs वगैरह ये जो है, इनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू दिस। उनका भी, पर उनके वो डाइन इन कॉन्सेप्ट भी होते हैं, कभी उनके फूड कोर्ट कॉन्सेप्ट भी होते हैं। फूड कोर्ट की आउटलेट समझ लो 25-30 लाख में खुलती होगी। उनका जो रेस्टोरेंट होता होगा वो भी 1.25 करोड़ में खुलता होगा, जो बड़ा 2,000-2,500 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट होगा। जो कम से कम इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी आती है क्लाउड किचन, वो समझ लो आप 15 से 20 लाख में खुल जाता है। ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मत सोचना कि काम शुरू करना है क्लाउड किचन से शुरू करते हैं। सबसे क्लाउड किचन का फेलियर रेट उससे भी ज़्यादा है रेस्टोरेंट खोलने से ज़्यादा। नहीं, यहाँ पे मैंने सुना था कि यार क्लाउड किचन में ऑफ कोर्स कमीशन इतने आपको देने पड़ते हैं हाँ। डिलीवरी और उन सब के लिए, कि एक्चुअल में वो प्रॉफिटेबल बनाना ही काफ़ी मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल है उसमें। वी ऑल्सो हैव 2 क्लाउड किचन्स, बट हमारा बिजनेस वो क्लाउड किचन का इसलिए प्रॉफिटेबल है बिकॉज वी हैव अ हाइब्रिड, कि हमारे कैजुअल सिटिंग रेस्टोरेंट भी है और डिलीवरी भी है, क्योंकि कमीशन आर सो हाई एंड बिकॉज वी हैव अ बिगर ब्रांड, सो हम ज़्यादा कमीशन थोड़ी कम ले सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाते हैं। एंड ऑल्सो हमारे ब्रांड को जब कोई भी कस्टमर खाना ऑर्डर करने जाता है, और अगर वो रेस्टोरेंट सिर्फ उसने फिजिकल रेस्टोरेंट नहीं देखा है, तो उसके लिए आप जितनी भी मार्केटिंग कर लो वो ट्रस्ट नहीं आता उसको। ओके। और वो जो ट्रस्ट फैक्टर होता है, कहीं मैंने उसको देखा था, अच्छा हाँ वो रेस्टोरेंट मैंने वहाँ देखा था, तो अब मैं उसको क्लाउड किचन में उसकी मैं जोमेटो में देखूंगा तो मैं ऑर्डर करूँगा। सो एक वो ट्रस्ट फैक्टर एक फिजिकल रेस्टोरेंट से बहुत आता है। तो हमारा बल्कि ये स्ट्रैटेजी है कि हम क्लाउड किचन, अब जितने हमारे कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट उतने हम क्लाउड किचन खोलेंगे। वी हैव 50-50 डिवीजन बिटवीन नंबर ऑफ क्लाउड किचन एंड नंबर ऑफ कैजुअल डाइनिंग आउट। एंड आई एम अज्यूमिंग ये जो डिलीवरी पार्टनर्स कमीशन 20-30% के आसपास लेते होंगे, बट एक सवाल ये कि जैसे कि हर एक चाहे आप नॉर्थ इंडियन में हो या कोई भी आप QSR कोई भी सेगमेंट में आते हो, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर चीज़ टाइप के फूड अवेलेबल है, तो वहाँ पे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करता है? आपको आपकी तो बहुत अच्छी लेगेसी है, दैट इज़ अ वेरी गुड फैक्टर जिससे आपने डिफ्रेंशिएट किया, बट मान लो जब आपने भी पहले बिजनेसेस खोले थे रेस्टोरेंट में, हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हर चीज़ में तो इतने ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जब मैं वापस जाता हूँ जो आपको स्टोरी बता रहा था, कि जब मैंने सोचा कि अब मैंने कुछ रेस्टोरेंट करना है फैमिली ओरिएंटेड, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मेरे कुछ उस टाइम 5 रेस्टोरेंट मैंने उस पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ कुछ साल खोले थे उस टाइम, उनमें से मेरे 2 बंद भी हुए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो टू लर्न व्हाट नॉट टू डू। पहले तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि मैंने क्या लर्निंग्स है, कि मैंने ऐसा क्या चीज़ें जो मैंने सही करी और ऐसी क्या चीज़ें मैंने गलत करी थी पहले। तो कुछ चीज़ें जो समझ मुझे आई उस टाइम, वन वॉज दैट कि एक रेस्टोरेंट जो खोलेंगे वो बहुत बड़ा नहीं खोलूँगा मैं, 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट का नहीं खोलूँगा, 200 सीटर का नहीं खोलूँगा, 60-70 सीटर 2,000 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट खोलूँगा, बिकॉज उसमें आपकी जगह छोटी है तो आपके फिक्स खर्चे भी कम होते हैं, और आपकी जगह जो चलती है तो हमेशा फुल होती है और डिमांड ज़्यादा रहती है हमेशा। देन मैंने दूसरी चीज़ की मैं फैमिली रेस्टोरेंट खोलूँगा। तीसरा था कि मैंने सोचा कि मैं एक सेगमेंट वो पकड़ूँगा जो एवरेज पर पर्सन स्पेंड वाला जो सबसे बड़ा सेगमेंट हो। तो इंडिया में अगर आप देखें तो एवरेज पर पर्सन जो रेस्टोरेंट्स में वो खर्च करते हैं लोग, जो 1500 से ऊपर होता है, वो मार्केट सिर्फ 3-4% है। और एक मार्केट है जो 700-800 से नीचे वाली जो पर पर्सन की मार्केट है, मतलब समझ लीजिए कि 100-200 रुपये से लेकर 700-800 रुपये पर पर्सन वाली मार्केट है। वो मार्केट भी काफ़ी बड़ी साइजेबल चंक है, अबाउट मे बी 50-55% उसमें जाता है। पर बीच में जो वो सेगमेंट है, जो 30-40% सेगमेंट है, वो वही 700 से जो 1500, मे बी आई वुड से दैट कि जो ये 800-900 रुपये पर पर्सन का सेगमेंट है, मुझे वो लगता है सबसे वो स्वीट स्पॉट है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी बन सकता है। तो उस 800-900 वाले सेगमेंट में मैंने सोचा था कि हम इसी सेगमेंट में जाएंगे। तो ये कुछ हमारी लर्निंग्स थी। तो मैंने पहली चीज़ की, इस सेगमेंट में जाएंगे अगर हम, तो हम इसमें जो लोग 700 रुपये पर पर्सन वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो अपग्रेड होकर बेटर क्वालिटी के हमारे पास आएंगे, और जो ऑलरेडी हायर में जाते हैं उनको हम बेटर वैल्यू प्रोडक्ट देंगे एट बेटर प्राइसिंग। सो बोथ वेज वी कैन गेट द कस्टमर। और हमने यही सोचा था और यही हमारे लिए वर्क किया, बिकॉज मैंने ये बात शार्क टैंक में बोली थी, वो बहुत शायद दिखा नहीं पाए, कि हमने एक स्वीट स्पॉट देखा इन दोनों के बीच में, इन दोनों सेगमेंट के, वो स्वीट स्पॉट हमने पकड़ा। सो हम अपनी जो खाना देते हैं उन सबसे बेस्ट क्वालिटी का खाना देते हैं, जो कंपेयर टू एनी 5 स्टार होटल आप कंपेयर कर सकते हैं क्वालिटी को, बट प्राइसिंग इज
वेरी Killer मच prices. रीजनेबल, सो वो ऑलवेज वैल्यू फॉर मनी निकलता है. सो ये चीज़ें जब जब आपने जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने कहा, मतलब एक तो ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. अब मैंने बोला कि अब हाउ विल हम अपने को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. अब देखिए बड़ा आसान है, बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर हायर कर लो कि मेरे बेस्ट इंटीरियर होंगे, मैं बेस्ट शेफ़ हायर करता हूँ, मेरे बेस्ट खाना होगा, मैं बेस्ट बंदे रखूँगा. पर ये तीनों चीज़ें अकेले आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती. कहीं ना कहीं आपको पहली बात तो कुछ डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर चाहिए कि आपकी क्या, व्हाट इज़ योर स्टोरी. आज मैं, अगर आप कोई ऐड देख रहे होगे कहीं पे, कोई बंदा बोल रहा है कि हम वी सर्व द बेस्ट फूड, वी बेस्ट सर्व द बेस्ट थिंग्स, तो वो आपको ट्रैक नहीं करेगा. वो बोलेगा हमारी ये, हम ना इन्वेंटर ऑफ बटर चिकन दाल मखनी है यार, हम दुनिया की पहले ये चीज़ देते हैं, या हमारा ये प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट है. तो आपकी अटेंशन वही ग्रैब होगी. आजकल इट्स अ वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन. आज आप कोई भी इंस्टा में देखो, फोन पे देखो, क्या कितने सेकंड, कुछ सेकंड्स का ही अटेंशन बिल्कुल। स्पैन होता है. तो आप कहाँ अट्रैक्ट करोगे लोगों की अटेंशन कोई अलग स्टोरी से. तो मेरा था कि स्टोरी को होनी चाहिए अलग. और फिर मैंने बहुत सोचा है नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट ही करूँगा. तो ये सारी लर्निंग्स को देखते हुए मैंने बोला कि अब नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट करना है, इस सेगमेंट में करना है, कोई स्टोरी में साथ करना है. इस वहाँ में मेरी थॉट था. तो बाय चांस की बात थी, मेरे दोस्त, बचपन का दोस्त राघव जगी, मेरे आई एम फ्रॉम सेंट कोलम्बस स्कूल, कोलम्बस में हम बचपन से साथ में थे. एक दिन वो न्यूयॉर्क में रहता था, वो दिल्ली आया हुआ था, हम बात कर रहे थे. उसने मुझे अपनी बोला कि मुझे अपनी ग्रैंडफादर की लेगेसी के लिए कुछ करना है. फिर ही ग्रैंडफादर की स्टोरी पूरी बताई मुझे. एंड मैंने सुना स्टोरी में, बोला यार ये बात तो मुझे पता नहीं थी कि आपके ग्रैंडफादर बटर चिकन दाल मखनी के इन्वेंटर है. कहते कि ही वाज वेरी लो की पर्सन. उन्होंने 1947 में एक रेस्टोरेंट खोला था, तो वहाँ से उन्होंने एक वहीं पर उन्होंने दाल मखनी बटर चिकन इन्वेंट करी थी. तो वो स्टोरी मैंने सुनी, मैं बड़ी फैसिनेट हुआ स्टोरी से. बाय चांस ग्रैंडफादर वाज अलाइव दैट टाइम, 95 इयर्स ओल्ड. आई मेट हिम, उनको जाके 2017 में मिला उनसे बात करी, उनसे सारी कहानियाँ सुनी पुरानी. फिर डिसाइड किया कि एक हम रेस्टोरेंट खोलेंगे जो, उसकी स्टोरी क्या है, बाय द इन्वेंटर्स ऑफ बटर चिकन दाल मखनी. और हमने सोचा कि कहाँ पर उन्होंने रेस्टोरेंट खोला था जहाँ पर ये डिशेज इन्वेंट हुई थी. वो एरिया था दरियागंज, दिल्ली में. तो मैं नाम ही रेस्टोरेंट का रखा दरियागंज. यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपका ब्रांडिंग है वो बहुत सॉलिड ऑन पॉइंट है. मतलब जैसे आपने आपको स्टोरी बोली कि दरियागंज में आपका वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू आता है. उसके अलावा भी जो वो जो टैगलाइन है, फ्रॉम द इन्वेंटर्स ऑफ बटर चिकन एंड दाल मखनी, कोई अगर मिस भी कर रहा होगा कि मतलब कंफर्म नहीं होगा कि हाँ ठीक है शायद उसी टाइप उसी नाम को कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट जब वो पढ़ लेता है तब वो अट्रैक्ट होता है कि हाँ यार हाँ, तो एक बार ऐसी तो क्या मुझे स्टोरी है, हाँ जाके कि- देखे तो हैं. हाँ अंदर तो यार घुसेंगे यार क्या बनाया. बट अगेन और वही आई थिंक कि आप चाहे फूड कोर्ट में हो या कहीं आउटलेट हो, वो बंदा ये पढ़ के एक बार तो यार कहेगा कि मैं रेस्टोरेंट के अंदर जाता पर हूँ. आपने बिल्कुल बात करी, वो एक बार कहेगा, पर हाँ. दूसरी बार वो तभी आएगा जब अगर प्रोडक्ट अच्छा है. बिल्कुल. तो मैं स्टोरी सुना के दुनिया भर की बताते बोल के मैं लोगों को एक बार ही तो ला सकता हूँ रेस्टोरेंट पर. अगर वो अल्टीमेटली द प्रोडक्ट अच्छा नहीं है आपका, और प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट कि क्या खाना आप दे रहे हो, क्वालिटी ऑफ खाना, किस तरह की सर्विस है, किस तरह स्टाफ बात कर रहा है गेस्ट से. तो क्योंकि रेस्टोरेंट में लोग एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, तो वो सेकेंड टाइम तभी आएंगे जब उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा. तो दैट्स व्हाट वी हैव लुक्ड एट पैरेलल, कि पहले तो पहली बार लोगों को लाने के लिए कहानी अच्छी होनी चाहिए और उसका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग बार बार आना चाहें. दैट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ. एंड एक चीज़ और थी, जब मैंने रियलाइज़ किया कि उस टाइम मैं बचपन से बहुत नॉर्थ इंडियन खाना खाता हूँ, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो देख के लग रहा होगा. तो एंड मेरा शुरू से था कि नॉलेज रखता हूँ नॉर्थ इंडियन कुजीन के बारे में, मैं खाता बहुत था. सो मैंने देखा कि उस टाइम मार्केट में ना, मेरे इस सेगमेंट में जहाँ हम हैं, या वहाँ पर ना पीपल वर नॉट, लोग ना क्या कर रहे थे, लोग थोड़े डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे, मॉडर्न फ्यूजन इंडियन कर रहे थे, या कोई बार्स खोल रहे थे, पर कोई क्लासिक नॉर्थ इंडियन कुजीन में कोई घुस ही नहीं रहा था. और मैंने बोला यही अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ आए, लाइक मैं तो बिलीव करता हूँ, स्टीव जॉब्स की एक सेइंग पे बहुत बिलीव करता हूँ. उसने बोला था कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली. मैं बोला यार हम क्यों जरूरत है मुझे कुछ नई चीज़ करने की, नई कुजीन करने की, हमारे नॉर्थ इंडियन कुजीन को अलग से करेंगे, हम उसको डिफरेंटली करेंगे. और मैंने एक डिस्कवर करी बात, जब मैं राघव के ग्रैंडफादर से मिला, उस पूरी स्टोरी सुनी पुरानी, कैसे खाना बनता था, क्या इंग्रेडिएंट्स डलते थे, तो रियलाइज़ हुआ कि हम खाना बहुत सिंपल था उस टाइम. ओवर अ पीरियड ऑफ ये 60-70 साल में खाना कॉम्प्लिकेट होता गया. हर जनरेशन में नया शेफ्स जो आए, उन्होंने कुछ ये ऐड कर देते हैं, चल ये चेंज कर देते हैं, ऐसे करते करते खाना कहाँ पहुँच गया फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएटिंग में कुछ भी डालते थे. हाँ. और अब फॉर एग्जांपल, अब 1947 में पैकेट, ये अमूल पैकेट की क्रीम तो आती नहीं थी कोई. हाँ. मतलब 1947 में अमूल बैठा था, तो 1947 में कोई पैकेट क्रीम्स तो आती नहीं थी. अब आप बताओ कि, और आज हम सारी डिशेस जैसे बटर चिकन वगैरह खाते हैं, वो फुल ऑफ क्रीम होती है. तो वो तो ओरिजिनल रेसिपी थी नहीं कभी.
तो हमने जो देखा ओरिजिनल रेसिपी में बट क्रीम में डलती नहीं थी ऐसे, सब कुछ Okay. फ्रेश डेयरी बटर या कुछ ना कुछ फ्रेशली चर्न होता था, तो हम वही करते हैं। अच्छा। और हमारा जैसे टोमेटोज है उस एक एग्जैक्ट एक साइज के और एक कलर के उस टाइम आते थे, वो अब नहीं मिलते हैं। तो हमने इनफैक्ट वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उनको बोला हमने कि हमको टोमेटोज एग्जैक्टली इस साइज़ के, इस शेप के, इस टेस्ट के, इस स्वीट सारनेस के चाहिए। उन्होंने हमारे साथ R&D करी और हमारे लिए वो स्पेशली वो हमारे लिए प्रोड्यूस बनाते हैं उसका, मतलब ग्रो करते हैं उसका, और हम वही लेते हैं। सो हमने बहुत ध्यान दिया कि व्हाट गोज इनटू योर फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप डालते हो अपने खाने में इंग्रेडिएंट्स, सो वो हमने बहुत ध्यान दिया उस पर। सो ये इन सब करने की वजह से जब भी हमारा खाना लोग खाते हैं कहते हैं यार इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, इट्स रियली फ्लेवरफुल, इट्स एज गुड एज व्हाट आई वुड हैड एज अ किड। पर इसमें एक चीज़ खासियत ये है कि ये खाना खाने के बाद आप जाओगे और 1-2 घंटे बोलोगे मुझे हैवी फील ही नहीं हो रहा, एंड यू डोंट फील, जो लोग इंडियन खाने को में कम खाने जाते हैं सोच के यार बड़ा हैवी होगा चलो कुछ और खा लेते हैं, वो परसेप्शन हमने चेंज किया। वो बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए हमने हुई है कि हमने सोचा था कि ये जो आज यंग जनरेशन है वो चाहती है कि हम नॉर्थ इंडियन खाना ना, वो नॉर्थ इंडियन खाना नहीं चाह रही है, बिकॉज वो बोले खाना लगता है वो बहुत हैवी है, और वो एंड देन एंड अप गोइंग टू अदर ब्रांड्स। बट नाउ ये परसेप्शन चेंज हुआ है, अब यंगस्टर्स हमारे रेस्टोरेंट में बहुत आते हैं। इनफैक्ट हर जनरेशन, अब आप देखोगे जो थोड़ी ओल्डर जनरेशन है उनको ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद, ज़्यादा हैवी खाना नहीं पसंद, तो हमारे खाना उनको भी सूट कर जाता है। इवन फॉरनर्स लव फूड, क्योंकि उनको भी आदत नहीं होता है स्पाइसी खाना खाने की। तो हमने जाहिर से खाना अच्छा देना, ये नहीं कि उसको आप उसमें 20-30 अलग इंग्रेडिएंट डाल दो, कम से कम इंग्रेडिएंट जो खाना बनता है वो सबसे अच्छा बनता है। ये हमारा सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बना, हमारा प्रोडक्ट और हमारी स्टोरी दोनों मिलके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना। बट अगेन रेस्टोरेंट बिजनेस क्या होता है ना कि अब आप स्केल भी कर रहे हैं, इसमें एक चैलेंज होता है हायरिंग का चैलेंज। मतलब अगर एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप वहीं पे बैठे हुए हैं, सब आप खुद मैनेज कर रहे हैं। आप जब आप स्केल कर रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंस आप देना चाहते हैं वो हर रेस्टोरेंट में देना, उसके लिए हायरिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो वो हायरिंग वाला सेगमेंट को कैसे क्रैक किया, क्योंकि वही एक रीज़न होता है कि लोग स्केल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने कि इट्स अ पीपल ड्रिवन बिजनेस, हमारा तो पीपल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक पहले दिन से जब से हमने रेस्टोरेंट पहला भी खोला था, एक कल्चर बड़ा अच्छा मेंटेन करा है, कल्चर ऑफ इंक्लूसिवनेस, कल्चर ऑफ बीइंग फेयर, एंड कल्चर थोड़ा बड़ा एक पॉजिटिव कल्चर मेंटेन रहा है शुरू से। एंड दे से कि द वे यू ट्रीट योर टीम दे विल ट्रीट योर कस्टमर, और जब कस्टमर को खुश रखना है तो अपनी टीम को भी खुश रखना ज़रूरी है। सो वी डू लॉट ऑफ लॉट ऑफ पीपल जो हमारे शुरू से इतने सालों से हमारे साथ रहे हैं, उनको हमने रिवॉर्ड भी किया है, हमने ESOPs भी दिया है, हमने जो भी हमारे 3 साल से ऊपर लोग काम करते हैं भी उनको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। देखो मनी मैटर सबके लिए होता है कि देखो इट्स वेरी इजी। हमारी जो हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में वी आर नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा नहीं है, तो हमारे लिए एज अ परसेंटेज ऑफ जो मैन पावर की परसेंटेज होती है वो हमको मेंटेन रखने के लिए कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं जा सकते। हम 5 स्टार होटल वाले स्टाफ को नहीं अफोर्ड कर सकते, सो हमको कम से कम कॉस्ट पे काम करना है, एंड यू हैव टू मेंटेन द राइट क्वालिटी। तो वो फ़र्क मुझे लगता है कि एक चीज़ ज़रूरी है कि मोर देन एनी एजुकेशन, मोर देन एनी कोर्सेज और एनी एक्सपीरियंस, एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है आपके जो अच्छे लोगों को, वो है एटीट्यूड। कि आप कुछ भी कर लो, एटीट्यूड बड़ा सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। अगर बंदे का एटीट्यूड है लर्निंग का, तो बिना किसी एक्सपीरियंस और एजुकेशन के भी चीज़ सीख लेगा, और जिसका एटीट्यूड नहीं है कुछ करने का, वो जितना भी लर्निंग करके आ जाए, जितना भी सीख के आ जाए, वो नहीं करेगा। ये यहाँ पे वही लर्निंग मिलेगी, आप आई गेस हायर एटीट्यूड के हिसाब से करते हो, वो स्किल्स और वो सब तो सीख पाएंगे। द वे यू ट्रीट योर एम्प्लॉइज दे विल ट्रीट योर कस्टमर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे आपका ऑफ कोर्स मैं ये भी बोलूँगा कि आप लोकेशन भी काफ़ी अच्छे चूज़ करते हैं। जैसे कि मैं पहली बार CP के आउटलेट में गया था, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे लोकेशन में है। अब सही लोकेशन भी फिगर आउट करना एक चैलेंज रहता है कि इनफ क्राउड भी जा रहा हो बट बहुत महंगा भी ना हो, तो वो सब भी आपने कैसे क्रैक किया। एंड अब आप पैन दिल्ली, ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली हर जगह इवनली वो हैं, तो वो कैसे आपने क्रैक किया कि कहाँ हमें सेटअप करना चाहिए। एक सेइंग आपने और सुनी होगी कि एक होटल बिजनेस में, हॉस्पिटल बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं, location. So yeah, I mean it's a little exaggerated, but location is one of the top important things which are required. So क्या होता है कि आपने लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका एक प्रोडक्ट वो राइट मार्केट उस जगह पे जहाँ खोल रहे हैं वो क्या मार्केट सही है कि नहीं। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स और बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट
पर गलत लोकेशन में खुल के नहीं चला। और मैंने ये भी देखा है कि मीडियोकर प्रोडक्ट एक बहुत अच्छी लोकेशन में खुल के चल जाते हैं, बट वो ज़्यादा लंबे नहीं चलते। बट अल्टीमेटली लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो सीखी बात की जब मैंने इतने साल रेस्टोरेंट वगैरह चलाए, कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल मैं रेंट पे लेता हूँ, उसका रेंट 5 लाख रुपये महीना है, मुझे लगेगा यार बड़ा अट्रैक्शन तो होगी यार, एक जगह अच्छी मिल रही है, लोकेशन एक लोकेशन मुझे मिल रही है सिर्फ 2 लाख रुपये महीने में, बट वो लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है जो ये वाली लोकेशन है। सो फ़र्क क्या हुआ है, 3 लाख रुपये का फ़र्क हुआ ना। तो पर मुझे जितना बिजनेस वो 5 लाख की लोकेशन कर सकती है बिकॉज ऑफ द फुटफॉल, और जितना वो 2 लाख ही कर सकती है, मुझे उतने में लाने के लिए 3 लाख से ज़्यादा तो मुझे मार्केटिंग खर्च करनी पड़ जाएगी। आई फील अगर आपकी एक अच्छी लोकेशन हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हो उसके लिए, इट डजेंट मैटर। वो लर्निंग ये है मेरी कि अगर आप अगर अच्छे लोकेशन पे जाते हैं तो आपको मार्केटिंग नहीं ज़्यादा करनी पड़ती, और अगर आप एक मीडियोकर लोकेशन में जाते हैं, आपको जितना रेंट आप बचाने की कोशिश करें उससे ज़्यादा आपको मार्केटिंग करनी पड़ जाती है। और एक बात और भी ज़रूरी है कि एक तो मैंने बताया कि जहाँ फुटफॉल आती हो तो वो आपको एडवांटेज मिलता ही है, बट दूसरी चीज़ ये भी है कि क्या वो मार्केट उस प्रोडक्ट के लिए सही है कि नहीं। अगर आप एक समझ लीजिए कि मैं बहुत एक जैसे बताया आपको, मैंने एक लग्जरी रेस्टोरेंट खोल दूँ जो 1500 रुपये पर पर्सन वाली मार्केट में इन अ एरिया विच इज डजंट हैव दैट के पेइंग कैपेसिटी, वो नहीं चलेगा। वैसे ही वो मार्केट सही होनी चाहिए फॉर दैट प्रोडक्ट। और मैंने जो लोकेशन यहाँ पर चुनी, सबसे पहली लोकेशन हम यहाँ बैठे हैं, दिस इज़ ये एरो सिटी है एयरपोर्ट के पास, वर्ल्ड मार्क 1। इनफैक्ट जब हमें यहाँ पर आया था ये जगह देखने के लिए, इस टाइम सबने कोई यहाँ पर उतना कॉन्फिडेंट नहीं था खोलने के लिए। सबने बोला यार वो रीज़न क्यों, सबने सोचा कि यहाँ पर कोई आसपास रेजिडेंशियल एरिया नहीं है तो कहाँ से कैचमेंट आएगी। एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है और मैं देख रहा हूँ, और यही फ्यूचर है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में और इवन रिटेल में, कि आप एक जैसे ये लोकेशन जो सही थी पर उसकी डेमोग्राफिक्स वर नॉट सूटिंग, बट पीपल नाउ स्टिल कम हियर एज अ डेस्टिनेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द राइट ब्रांड मिक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपके कोई 15, 16, 17 अच्छे रेस्टोरेंट एक जगह पे खुल जाते हैं तो अपने भी डेस्टिनेशन बन जाता है। बिल्कुल। तो मैंने एग्जांपल ऐसे भी देखे हैं कि लोकेशन ऐसी बहुत अच्छी लोकेशन साउथ दिल्ली की जहाँ पर नहीं चल पाई, शायद वो ब्रांड मिक्स अच्छा नहीं बना पाए, पर अच्छे ब्रांड का जहाँ मिक्स बनता है तो वो लोकेशन खींच लेते क्राउड को। तो ये हमारा पहला आउटलेट था टचवुड। यहाँ से हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इस जगह पे हमने पहले दिन से वी वर गेटिंग द ग्रेट रिस्पॉन्स एंड वी, और हमने यहाँ पर आई मीन फर्स्ट मंथ में ही प्रॉफिट कर लिया था। अच्छा। एंड टचवुड ये हुआ कि इनफैक्ट कि जब दूसरे तीसरे महीने तक ये होता था कि बाहर हमारे घर, ये हमारा 60 सीटर रेस्टोरेंट, तो बाहर रेस्टोरेंट के एटलीस्ट 50-60 लोगों की लाइन लगी होती थी, लोग वेट कर रहे होते थे। अच्छा। हम तो उनको बाहर वी शू सर्व देम कॉम्प्लीमेंट्री चाय और नींबू पानी टू फॉर देम व्हेन दे आर वेटिंग। एंड आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, वो बाहर खड़ा हुआ था एक दिन, तो मुझे कुछ गेस्ट आके बोले कि सर यार आप एक और रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल रहे हो, हमको तो जगह ही नहीं मिलती कभी भी। जब मैंने कस्टमर्स की डिमांड देखी, फिर जाके मैंने अपना सेकंड रेस्टोरेंट सेट किया। तो मैंने ये रेस्टोरेंट पहला खोला था आज से 3.5 साल पहले। ओके। हमने खोला था ये अप्रैल 2019 में। तो 2 अप्रैल 2019 में हमने ये रेस्टोरेंट खोला। फिर उसके बाद हमने अराउंड जून जुलाई में जाके अपना दूसरा रेस्टोरेंट साइन किया और तीसरा भी साइन किया। तो हमने और हम काफ़ी देखा, हमने रिस्पॉन्स अच्छा है तो हमने एग्रेसिवली और रेस्टोरेंट साइन किए। तो हम हमारे एक मतलब बाय 6 महीने के गैप में हमारे 3 रेस्टोरेंट खुलने वाले थे। तो हुआ ये कि दिसंबर में हमने अपना दूसरा खोला विच इज़ कनॉट प्लेस में खोला। फिर हमने तीसरा खोला अपना फरवरी 2020 में हमने तीसरा खोला और चौथा खोलने वाला था, और मार्च में हो गया कोविड। एंड इमेजिन, तो हमारा पहले एनिवर्सरी के पहले ही कोविड का लॉकडाउन हो गया। एंड वो सबसे मुश्किल लॉकडाउन था, वो किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। हमको तो लगा शायद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कभी वापस आएगी नहीं, लोग कभी बाहर जाएंगे ही नहीं, बिकॉज उस टाइम किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। और हम उस टाइम डिलीवरी भी नहीं चल रही थी कि लोगों को डिलीवरी से भी डर था कि कोई पैकेजिंग में से भी हो सकता है। तो वो बहुत मुश्किल कुछ महीने थे, पर हमने उस टाइम मैंने उस एक्चुअली मेरे लिए वो सबसे बेस्ट टाइम था लाइफ का, मुझे लगता है एज अ पर्सन। वाई? बिकॉज मैंने उन 3 महीनों में बहुत कुछ सीखा। घर पे था तो मैंने कब बहुत चीज़ों को, लाइक हाउ टू मॉनिटर अ बिजनेस विद मेट्रिक्स, KPIs, ये सब चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट्स को सीखा, समझा। मैंने ये देखा कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन चेंज। मुझे उस टाइम भी समझ आ गया था कि अब जब रेस्टोरेंट्स खोलेंगे टेक्नोलॉजी विल बी द बिगेस्ट थिंग। पीपल आर ट्राइंग टू रिमूव ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया एंड तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर हम 3-4 महीने बाद हमने फिर वापस खोले रेस्टोरेंट एंड देन काफ़ी टाइम लगा धीरे पिकअप करने में, बट within 5 months we are back to our pre-COVID revenue. Okay. तो हमने जब कोविड, आपको बताया जैसे हमने कोविड की रिकवरी बहुत फास्ट करी अपने रेवेन्यूज़ की, 5-6 महीने के अंदर हम वापस अपने प्री कोविड रेवेन्यू में आ गए थे।
और आई कैन प्राउडली से कि हमने लास्ट मंथ प्री कोविड रेवेन्यू से कंपेयर करें तो 300% पे आ चुके हैं हम। मतलब 3x, यस 3x कर दिया। अप्रोक्स कितना होगा रेवेन्यू? हमारा रेवेन्यू लास्ट जो हमारा प्री कोविड रेवेन्यू था 1,10,00,000 था फ्रॉम 4 आउटलेट्स। अब हमारी 5 आउटलेट में हमने जो लास्ट मंथ यानी दिसंबर लास्ट जनवरी में तो हमने 3,30,00,000 का रेवेन्यू किया। ओके ओके, फरवरी आई एम अज्यूमिंग उससे भी बढ़िया। फरवरी वहाँ पे शार्क टैंक वी आर अज्यूमिंग मच हायर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि आपका स्पेशली आउटलेट 1-2 महीने में प्रॉफिटेबल हो गया था, और फूड बिजनेस में सस्टेनेबली या फिर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। मतलब 1-2 बार आप हो गए बट फिर वापस लॉस में चले गए, तो क्या क्या मतलब कितना अप्रॉक्स, अगर आप जैसे आपने तो शार्क टैंक में बताया भी था, कितना परसेंटेज अगर खर्चा होता है तो अप्रॉक्सीमेटली आपका प्रॉफिट बन जाता है डिफरेंट चीज़ों में? तो देखिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ना 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक है आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस और होते हैं आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस जितने भी सेल करो आपको फिक्स्ड एक्सपेंस तो देना ही देना है अपना। अब वो फिक्स्ड एक्सपेंस क्या होता है? जैसे आपकी जो रेंट होता है, चाहे आपकी सेल जो भी हो आपको रेंट तो देना ही देना है। फिर आपकी सैलरीज है, आपकी टीम अपने हायर करिए जितना चाहे जो भी हो आपको उनको सैलरी देनी है। सो हम क्या करते हैं कि हमारे फिक्स एक्सपेंसेस को और अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को दोनों को डिवाइड करते हैं, और हमने एक सर्टन KPIs और टारगेट्स बनाए हुए हैं कि फिक्स एक्सपेंस इतने अमाउंट से ऊपर ना जाए। और जो हमारी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है फूड कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जितनी भी आप सेल करो आपकी एक सर्टन परसेंटेज आपकी फूड कॉस्ट है। अगर वो बढ़ेगी तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो हम बड़ा स्ट्रॉन्ग उस पर कंट्रोल रखते हैं। हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो फूड कॉस्ट होती है वी कीप इट बिलो 30%। ओके। एंड देन हमारा जो बाकी खर्चे होते हैं, जो स्टाफ के मैन पावर एक्सपेंस होते हैं, उस पर हम सर्टन कुछ बेनिफिट्स देते हैं, इंसेंटिव्स, प्लस हम उनकी बेसिक मिला के 17% हमारी मैन पावर कॉस्ट होती है। एंड फिर हमारी रियल एस्टेट कॉस्ट, अदर कॉस्ट कम इन, और हमको 21% के आसपास बिड्डा हमारा निकलता है। तो ये जैसे आपने बोला अराउंड 30% फूड कॉस्ट हो गया, 17% आपका एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, 47% हो गया। इसके अलावा जो रेंट मतलब रियल एस्टेट एंड अदर एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, मेंटेनेंस, कमीशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। सो जो हमारा 21% आउटलेट लेवल पे स्टोर एबिटा निकलता है। ओके। एंड कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस हमारे वेरी करते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर ग्रोइंग अ टीम तो आपको कॉर्पोरेट एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कभी कम होते हैं। पर हम अपना ज़रूर कोशिश हम एक फोकस ज़रूर रखते हैं कि कभी हम नुकसान ना जाए। हम अपनी कंपनी को हमेशा कॉर्पोरेट लेवल में प्रॉफिटेबल रखते हैं। वी आर एट 11-12% कॉर्पोरेट एबिटा, ओके। एंड वो ऑलवेज मेंटेन दैट, बिकॉज वी डोंट बर्न कैश। अच्छा, हाँ, हर महीने प्रॉफिट आता है। बर्न नहीं बिलीव करते हैं। बिल्कुल। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा ट्रेडिशनल माइंडसेट लाना पड़ता है इन चीज़ों में, कि अब अगर आप प्रॉफिटेबल रहोगे और उसके साथ साथ ग्रोथ कर पाओगे तो वो बेटर है देन गोइंग नेगेटिव एंड ग्रोइंग वेरी फास्ट। एंड अभी जैसे कि ऑफ कोर्स आप काफ़ी स्केल कर रहे हैं, ओवरऑल आप अब विजन क्या देखते हैं ब्रांड का? आप तो ऑलरेडी फेमस ब्रांड था, शार्क टैंक में और लाइमलाइट मिल गई है, तो ओवरऑल आप विजन क्या देखते हैं? कितना ग्रो कर पाएंगे? क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखती है? सो हमने अभी जब बिफोर हमने शार्क टैंक के पहले हमारे 5 आउटलेट थे और 2 क्लाउड किचन, और इनमें हमको शार्क टैंक के पहले भी हम इन सब में प्रॉफिटेबल थे। वी आर आउटलेट लेवल प्रॉफिटेबल इंडिविजुअली ऑल्सो इन ऑल ऑफ दिस। तो ये हमारे हमेशा अच्छा रहा है। एंड नाउ हमारा जो प्लान है बड़ा एग्रेसिव है, और बाय द वे शार्क टैंक के एयरिंग होने के बाद हमको एक बड़ा अच्छा बूस्ट भी मिला है। हाँ, हमारी सेल्स बहुत ऊपर गई, हमारी डिलीवरी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है। okay. हमारी डाइन इन सेल ज़्यादा नहीं बढ़ पाई बिकॉज हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। हाँ। अगर बस 60 सीटर में 60 में 120 तो बैठा नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी डाइन इन सेल भी 35% ऊपर गई है, और अब डिमांड बहुत है हमारे प्रोडक्ट की। एवरीवेयर पीपल आर आज कॉलिंग फ्रॉम हर सिटी से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। मतलब मुझे कम से कम 7 डिफरेंट कंट्री से लोगों के फ़ोन आए हैं। अच्छा। और मतलब कह रहे हैं हमको या तो आप फ्रेंचाइज दे दीजिए या हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। बट हम फ्रेंचाइज नहीं करते, पर हम थोड़ा डिफरेंट मॉडल करते हैं, वो बताऊंगा उसके बारे में। अब हमने ये सोचा है कि अब हम जो हमारा एक सपना था, एक ड्रीम था कि एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट ब्रांड हमारा गो टू ब्रांड बने एक साथ। तो आज दिल्ली, अब इंडिया में आप कहीं भी देखो, आप बोलते हो कि अगर कोई ऐसा ब्रांड जो पूरा नेशन वाइड चेन हो ऑफ नॉर्थ इंडियन नॉन वेज रेस्टोरेंट की नहीं है। बिल्कुल। और यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी। और अगर आप देखा जाए नॉर्थ इंडियन कुजीन की 2 सबसे फेमस डिशेज जो दिखती हैं, बटर चिकन दाल बिल्कुल, उसकी अमेंडमेंट है। तो हमारे लिए इससे अच्छा मौका नहीं था कि तू जाके वो मार्केट को कैप्चर करने का। और आज हम हमारी दिल्ली में
5 स्टोर लगा बताया आपको है, हमारे दिल्ली में 5 और खुल रहे हैं। हमने पंजाब में भी 3 स्टोर साइन कर लिए, वो हम इस पंजाब खोल रहे हैं। और प्लान है कि इस साल के एंड में हम साउथ इंडिया भी जाएंगे, हम हैदराबाद और बैंगलोर भी एंटर करेंगे, प्लस हम वेस्ट इंडिया में बॉम्बे भी जाने वाले हैं। तो हमारा प्लान इस पूरे इंडिया में जाने का है, और हमारा एक इंटरनेशनल स्टोर भी इस साल खुलेगा, मैं बताऊंगा उस बारे में जब वो अनाउंस करूंगा सून। एंड हमारा प्लान है कि पूरे दुनिया में हर जगह दरियागंज को लेके जाए, हर जगह ओरिजिनल बटर चिकन बिल्कुल। लोग ट्राई कर पाए। बिल्कुल। एंड एक चीज़ ये बोल रहे हैं, जैसे कि आप स्केल कर रहे हैं, शुरुआत में 1-2 रेस्टोरेंट खोल जाते हैं, स्केल में या तो आप क्लाउड किचन मॉडल में लोग खोलते हैं, दूसरा की फ्रेंचाइजी मॉडल में खोलते हैं। तो क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फूड ब्रांड के लिए, एंड आप क्या प्रेफर करते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं अब एक बड़ी अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा सबको, जो भी अगर वो सोचते हैं हम फ्रेंचाइज देने जाएंगे। तो मैं इंडिया में ना फ्रेंचाइज मॉडल में एक होता है ब्रांड मॉडल, फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। फिर आप किसी ब्रांड से फ्रेंचाइज फीस उनको देते हो, उनको आप उनसे आप SOPs लेते हो, उनको एक हर महीने पर रॉयल्टी देते हो परसेंटेज ऑफ सेल्स। ऑनेस्टली ये मॉडल इंडिया में नहीं चल रहा। ओके, ऐसा ये क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत मुश्किल, अगर मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ कि एक सर्टन फ्रेंचाइज फीस आपको देनी है किसी को, ब्रांड को, उतने पैसों से आप अपना खुद का भी ब्रांड बना सकते हो, अगर आपको खुद बिजनेस आता है तो। अच्छा। फिर आपको क्या जरूरत है, अगर आपको खुद ही खड़े होकर बिजनेस चलाना है, आपको खुद ही ऑपरेट करना है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है सीखना कैसे चलाना है। आप कहीं आके एक्सपीरियंस लो, कहीं कहीं जाके जॉब कर लो, बट आपको मुझे बिना क्लियर। और बिल्कुल क्या होता है कि एक ना रेस्टोरेंट बिजनेस चलता है एक फाउंडर के पैशन से। बिल्कुल। अगर मेरे 100 रेस्टोरेंट में 100 लोगों में सेम पैशन नहीं दे सकता, हाँ, कभी मैं, और मेरे हमेशा मेरी आधी बैंडविड्थ वही निकल जाएगी टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड। सो वी एज अ ब्रांड, हमने सोचा कि हम फ्रेंचाइजिंग ऑन दैट मॉडल नहीं करेंगे, वो जो 4 मॉडल कहते हैं नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कभी भी कोई फायदा नहीं होगा। पर हमको इतनी क्वेरीज भी आती है, लोग भी आते हैं, तो हमने बोला एक मॉडल हमने फिर डेवलप किया है, एक अपना मॉडल डेवलप किया है, वी कॉल इट द फीको मॉडल, फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। ओके। उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट है, जो फ्रेंचाइजी जो भी इन्वेस्टर कहेंगे उसको हम, जो इन्वेस्टर ने एक सर्टेन एक आउटलेट है हमारी, उसमें उन्होंने 1.5 से 2 करोड़ लगाने हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने लगाए। इन रिटर्न अब हम रॉयल्टी नहीं लेंगे परसेंट रेवेन्यू शेयर, उनको रेवेन्यू शेयर देंगे। ओके। तो उन्होंने जो जितनी सेल हुई टॉप लाइन से अपना परसेंटेज लेते रहो। उसमें क्या है कि उनको प्रॉफिट, उनको सिर्फ उनका पूरा प्रॉफिट ही है, सिर्फ लॉस है नहीं उनका। आई थिंक ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टाइप हो गया, जो हाँ, HNIs हैं, जो स्टार्टअप्स yes, उन सब में yes, इन्वेस्ट करते हैं, उनको ऑपरेशन की कोई टेंशन है नहीं। हाँ, आपका फायदा ये कि आप पूरा जो ब्रांड, जो इमेज है या जो हम एक्सपीरियंस maintain कर पा रहे हो, और उनको कोई हायरिंग वायरिंग इन सब में नहीं पड़ना, उनको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, उनको बस मॉनिटर करना है कि हमारी सेल्स क्या हो रही है, उस सेल्स का उनको परसेंटेज मिल जाएगा। जो उल्टा कर दिया, इससे रिवर्स फ्रेंचाइजी में देखा जाए तो। और हम काम करेंगे, हम डाउन साइड भी ले रहे हैं तो हम अप साइड भी ले रहे हैं, उनको अपना एक रेवेन्यू शेयर मिलता रहेगा। और फिर बहुत लोग पूछते हैं मुझे आगे, हमें इतने पैसे लगाए हैं तो व्हाट काइंड ऑफ हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपको हम एक मिनिमम सर्टेन साल की रिटर्न हम बोल देंगे तब आएगी आपके पास, वो श्योर कर देंगे MG। उससे आपकी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल सिक्योर है, आपको सिर्फ अपसाइड ही मिलेगी, डाउन साइड नहीं है। और ये कितनी होती है अप्रॉक्स, ये जो मिनिमम? मैंने बताया कि अराउंड डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द प्रॉपर्टी, आप समझ लीजिए कि जैसे 1.5 से 2 करोड़ का एक रेंज होती है, बट अगर मैं ये फॉर अप टू 2000 स्क्वायर फीट रेस्टोरेंट की होती है। एंड साल की नॉर्मली पीपल यूजुअली गेट अ गुड रिटर्न ऑन दिस, जिनको उनके लिए जिनको इन्वेस्ट करके एक अपनी रिटर्न चाहिए, प्लस दे वांट टू हैव यार उनको रेस्टोरेंट बिजनेस का भी पार्ट बनना है। इनफैक्ट ये उनके लिए अच्छा मौका है कि वो आके देखें, ऑब्जर्व करें इंडस्ट्री को कैसे चलती है। कल उनको खुद रेस्टोरेंट खोलना है अपना, तो ये सीखने का अच्छा मौका है विदाउट टेकिंग रिस्क। हाँ, और ये अप्रॉक्स फिर परसेंटेज उसमें क्या होता है कि जो हम उनको देते हैं 5% ऑफ रेवेन्यू शेयर। ओके। सो और उनको, और अगर आप समझ लीजिए जो उन्होंने पैसे लगाए हैं, नॉर्मली वो रिकवर वो कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years or so, 3.5-4 years or so, but this is without any risk. ओके। हाँ। एंड इसमें हम ये भी है कि हम सर्टेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन भी रखते हैं। अच्छा। कि अगर ये नहीं कि रेस्टोरेंट में अगर नुकसान हो गया तो आपका पूरा नुकसान हो गया। ओके। अ सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन आल्सो। आई थिंक इंश्योरेंस टाइप का। इंश्योरेंस नहीं, ओके। कि अगर उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, और रेस्टोरेंट समझ लीजिए कि अगर 2nd या 3rd ईयर में फॉर सम रीजन नहीं चला, हम हमेशा आई ऑलवेज फील कि आपको वर्स्ट केस सिनेरियो की बात भी करनी चाहिए। अगर रेस्टोरेंट कभी नहीं चला
तो हम उनको एक सर्टेन परसेंटेज काट के पैसे वापस देते हैं। ओके ओके, हाँ, अंडरस्टूड। डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड। और एक जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि लाइसेंस की बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि बाहर में तो हाँ। और भी बहुत सारे लाइसेंस होते हैं। हाँ। ओवरऑल जब आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, कौन कौन से लाइसेंस जनरली चाहिए होते सो हैं? रेस्टोरेंट खोलने में ना लाइसेंस तो बहुत चाहिए होते हैं, पर आपको मैं अपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, किसी को मे बी मैं इससे लोगों को कुछ हेल्प हो पाए कि मेरे ना, मैंने बताया था कि मेरे एक दो रेस्टोरेंट बंद हुए थे, तो रेगुलेटरी इश्यूज़ की वजह से बंद हुए थे। तो क्या होता है कि आज जब भी आप एक रेस्टोरेंट साइन करने जाते हैं, उसमें ना कुछ 3 4 5 लाइसेंसेज की एक होते हैं जो लेने पड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज़ जो एक रेस्टोरेंट में लोगों ने बहुत गलती जो करी होगी कि वो जो प्रॉपर्टी आप खोलने जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्या वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। ओके। बहुत लोग क्या होता है कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल समझ के वहाँ पर रेस्टोरेंट साइन कर देते हैं, हाँ, और जब सब कुछ बन जाए बनाने का रियलाइज भाई तो ये तो कमर्शियल ही नहीं फिर है, सरकार या तो आती है। अलाउड ही नहीं है रेस्टोरेंट बनाना। तो सबसे पहला होता है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है आपको एक हेल्थ लाइसेंस, ठीक है। Okay. जो हेल्थ लाइसेंस पहला लाइसेंस होता है आपका, वो हेल्थ लाइसेंस तभी मिलेगा आपको जब कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी है। हाँ। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, जाके अपना लोकल म्युनिसिपल डिपार्टमेंट जो है, एमसीडी होता है जैसे दिल्ली में, या एनडीएफसी होता है, जो भी लोकल वहाँ पर जाकर आरटीआई करो, जाके आप लिखो कि इस प्रॉपर्टी में मैं रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ, ये कमर्शियल है कि नहीं। सबसे पहले तो ये तरीका है, या फिर आप उनसे वो जाके मिलो, बात करो, सबसे पहले ये पॉइंट को क्लियर करो। बिल्कुल। ये सब यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं। हाँ। और ये नहीं, जरूरी आपने है। ताजमहल बना दिया, फिर वो बस ये एमसीडी तो- वाला एंड में ओपनिंग डे में वही आ रहे हैं कि हाँ जी, तो ये बहुत लोगों ने गलती करते हैं। तो ये अगर आपको ये मिल गया, पहला आपको लाइसेंस मिल जाता है जो आपको हेल्थ का लाइसेंस जो मिलता है एमसीडी का। फिर आते हैं अदर लाइसेंसेज, लाइक आपके एक टूरिज्म डिपार्टमेंट की क्लियरेंस आती है। फिर आपका एक लाइसेंस है ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट से होता है आपका, एंड उसके लिए वो आपको एक सर्टन अगर आप 100 सीटर से ऊपर रेस्टोरेंट है तो आपको ईटीपी प्लांट लगाना पड़ता है। तो उस और बिलो 100 आपको सर्टन एक ग्रीस ट्रैप लगाना पड़ता है किचन में, टू गेट द पोल्यूशन कंट्रोल से आपको एक क्लियरेंस लेनी पड़ती है। फिर आपका आता है पुलिस लाइसेंस। तो लोकल उस एरिया में जो पुलिस स्टेशन होता है वो पुलिस लाइसेंस देती है। वो भी इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपको हेल्थ वाला मिल गया। ये 3 मेन लाइसेंसेस के अलावा देयर आर फ्यू स्मॉल हियर एंड देयर, स्मॉल परमिशंस हियर एंड देयर। जो सबसे इंपॉर्टेंट फिर आता है, अगर आपका बार है, आपको एक्साइज लाइसेंस लेना पड़ता है। वो एक्साइज लाइसेंस भी तभी मिलता है जब आपको उस एरिया में विद इन आपके 100 मीटर्स में कुछ सर्टन या तो स्कूल, मंदिर, ऐसे बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस ना हो। तो यहाँ भी बहुत लोग कभी कभी गलती करते हैं कि हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, बार खोलेंगे, पता चलता है उसके 50 मीटर की दूर एक स्कूल है, तो लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको। ओके। तो यहाँ ये 2 लाइसेंस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको। एक तो हेल्थ बताया मैंने, और आप एक एक्साइज में अगर आप वो आसपास कोई रिलीजियस और स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ना हो। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स आप तो काफ़ी आइकॉनिक ब्रांड बना रहे हैं, बट काफ़ी व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कोशिश करेंगे अपना रेस्टोरेंट बिजनेस खोलने का। ये तो ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या एडवाइस या क्या टिप्स देंगे बिफोर स्टार्टिंग देयर ओन रेस्टोरेंट? मेरा ये कहना है कि जो मैंने कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को आसान ना समझे, बहुत मुश्किल है। और अगर आप उसमें आज जाना चाहें तो पहले तो जाके आप कहीं ऑन द जॉब सीखें, कहीं जाके जॉब करें। वो आपको सबसे ज़्यादा सिखाएगा जो कुछ और। अगर आप अब इंडिया में अगर आप ज़्यादा रेस्टोरेंट स्कूल्स नहीं है, पर हॉस्पिटैलिटी स्कूल्स जो हैं, जो होटल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, वो अगर वहाँ जाके पढ़ेंगे तो एडवांटेज मिलता है। बट उसका एडवांटेज और ज़्यादा तब मिलेगा जब आप जाके प्रैक्टिकली भी अप्लाई करें और रेस्टोरेंट में जाके काम करें। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि लाइक आई सेड, ये बहुत ज़्यादा रिस्की इंडस्ट्री है। ये नहीं कि अपनी लाइफ सेविंग्स को लाके रेस्टोरेंट खोल दिया, वो कभी ना करें। एंड कहीं भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है कि ये मत सोचो कि मुझे खाना अच्छा बनाना आता है या मुझे नॉलेज है खाने की। अकेले वो काफ़ी नहीं है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पैशन चाहिए आपको। वो पैशन ही ड्राइव करेगा आपको, जो 15 घंटे काम करना है या 18 घंटे काम करना है या फैमिली ओकेजन को भी मिस करना है, तो वो एक पैशन ही ड्राइव कर सकता है। नंबर 1 है, वो पैशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके पास स्टोरी होनी बहुत ज़रूरी है कि आप हाउ विल यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम एनी अदर ब्रांड। ऐसी क्या स्टोरी है नॉइज से अपने आप को हाँ, कैसे डिफरेंशिएट कर हाँ, पाओगे? और स्टोरी को फिर बैकअप करने के लिए नेक्स्ट कि आपका प्रोडक्ट क्या है। हाँ। क्या वो प्रोडक्ट बाकियों से अलग है, या वो प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों को सबसे पसंद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। एंड मार्केटिंग में भी जब अगर स्टोरी आपकी स्ट्रांग होगी तो आपको मार्केटिंग में भी हेल्प होती है। एंड इट बी ईजियर फॉर यू टू डू PR मार्केट। बाय द वे, हमारी जैसे कंपनी में हम सिर्फ 0.5% ऑफ आवर रेवेन्यू यूज करते हैं मार्केटिंग में। ओके ओके, खर्च क्योंकि करते हैं। स्टोरी एंड प्रोडक्ट इतना बढ़िया है। हमारी स्टोरी ऑर्गेनिकली इतनी बढ़ती है, और सबसे बड़ा मार्केटर आपका है आपका कस्टमर। हाँ। अगर एक अच्छा रेस्टोरेंट है ना,
तो उसका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से ही सारी प्रमोशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम बड़ा ध्यान देते हैं अपने कस्टमर फीडबैक पे। हमारे कस्टमर जाके 3 लोगों को और लेके आते हैं और जाके हमें रेकमेंड करते हैं। एंड हाउ वी मॉनिटर आवर NPS, जो नेट प्रमोटर स्कोर को हम बड़ा मॉनिटर करते हैं। तो अगर आपका नेट प्रमोटर स्कोर हाई है और आपको कस्टमर्स आपको रेकमेंड कर रहे हैं, तो फिर तो आपको मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना कस्टमर फोकस बिजनेस करें और प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। तो ये कुछ लर्निंग्स मेरी जो है मैं कहूँगा। और रेस्टोरेंट, और कोशिश करें अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में घुसना है या जॉब को एंटर करना है, तो अगर कोई आपके पास आपके कोई दोस्त या कोई जान पहचान के कोई ऐसे कोई ब्रांड हो जो ऑलरेडी हो, उनसे आप जगह टाई अप करें। फ्रेंचाइजी वो वाला ना, फ्रेंचाइजी वो ना करें कि आप खुद चलाओ रेस्टोरेंट, बिकॉज वो आपको मुश्किल होगी। आप उसी ब्रांड को बोलो आप चलाइए और आप कुछ साल उनके साथ रह के ऑन द जॉब सीखें कि हाउ रेस्टोरेंट कैसे चलता है। तो अमित, एक मेरा सवाल ये था कि फूड बिजनेस ऑफ कोर्स इतने बड़े वैल्यूएशन में लेने में काफ़ी टाइम लगता है। आपने 3 साल पहले शुरू किया, तो आपने किस बेसिस पे वैल्यूएशन डिसाइड करी कि यार 180 करोड़ होगा, सो जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स है वो भी डिसाइड कर पाएगी कैसे एक्चुअल एक बिजनेस को वैल्यू किया जाता है? तो हमने मांगे थे 0.5% इक्विटी के लिए 90 लाख रुपीस एंड और वो हमने, यानी 180 करोड़ की वैल्यूएशन वो हमने इसलिए मांगा था क्योंकि हमारी जो ARR था उस टाइम वो अबाउट 37.5 था। एंड हमने जो मांगी थी वैल्यूएशन वो उसका एक सर्टेन मल्टीपल मांगी थी। तो ARR मतलब एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब एक साल में आप उतना रेवेन्यू क्लॉक करते हैं, कर सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट मंथ। तो हमने जो मांगा था वो मल्टीपल 4.8x के हिसाब से मांगा था। एंड ये मांगने का रीज़न मेरा इसलिए था क्योंकि हमने जो मार्केट, मैंने जाके रिसर्च करी तो एक हमारे जिस सेगमेंट जैसी एक और कंपनी जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड थी, बारबेक्यू नेशन, उनके रेवेन्यू 900 करोड़ के आसपास था और दे वर ट्रेडिंग एट अबाउट 5x ऑफ द मोर देन दैट 5x ऑफ द रेवेन्यू। तो हमने वही बेंचमार्क लेके हमने मांगा था। बट अल्टीमेटली जब नेगोशिएशन हुई और हमने फाइनल डील करी तो हमने अपनी वैल्यूएशन कम में क्यों माने, तो बस मुझे लगता था कि जो हम दे रहे हैं, अगर हमने फाइनली 1% दिया 90 लाख में, 90 करोड़ की वैल्यूएशन पे, पर वो 1% हमको 90 लाख के अलावा हमको ऑलमोस्ट ऐसी पब्लिसिटी जो मिली है दैट इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। बिल्कुल। हमारा 20 मिनट्स ऑन प्राइम टाइम ऑन सोनी 10 PM, जिसकी व्यूअरशिप इज ऑलमोस्ट 40 लाख पीपल। तो आप सोच लीजिए कि उसकी क्या वैल्यू है। तो इसलिए हमने वैल्यूएशन के लिए उस टाइम नहीं सोचा कि हमको बस था कि, और दूसरी बात, अमन जो इतने अच्छे हमारे मेंटर बन सकते हैं बिकॉज उनको वो ब्रांडिंग में बहुत he has the best company he's developed. So we thought कि seeing those factors, we didn't think about valuation. बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये सुना है कि वो जो सोनी में प्राइम टाइम जो मिलता है उसी की वैल्यू 1-2 करोड़ की होती है। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बोला अमन, ऑफ कोर्स वो 1 करोड़ से ज्यादा होती है। एक 10 सेकंड का स्पॉट बिकता है 3 लाख रुपए का। अच्छा। तो अगर आप कैलकुलेट करें, हमको 20 मिनट्स मिले वहाँ पर एयर टाइम, हाँ। तो 5 करोड़ तो वही हो गया। प्लस सोनी लिव जो OTT ऐप है वो अलग, यूट्यूब अलग, तो ऑलमोस्ट $1 मिलियन से ऊपर का, 8-9 करोड़ से ऊपर का हमको बेनिफिट है। ओके। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट जैसे कि आप अमन लिया, ऑफ कोर्स वो ब्रांडिंग में तो एक्सपर्ट है, बट एक्चुअली वो आपके खाने के लिए पैशनेट है। Yes. तो वो जो ऑर्गेनिक वो हम जब गए वहाँ पर, उन्होंने पहली चीज आती ही बोला कि आपको मैं रेस्टोरेंट में जा चुका हूँ। हाँ। और कहते हैं आपका प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बटर चिकन मैं खाया है 2 बारी। हमको बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने आते ही हमारा, क्योंकि दिल्ली के थे तो वो पहले आ चुके थे हमारे रेस्टोरेंट में, तो वही हमारा उनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो गया हम कि यार ये हमारे प्रोडक्ट को जानते हैं, प्रोडक्ट को अच्छा पसंद करते हैं। जो बंदा आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगा पैशन वहीं पर ही आएगा। बिल्कुल। अभी जैसे कि हम ये रेस्टोरेंट देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर भी है एंड लग रहा है कि कोई एक डिफरेंट जगह में आए हैं। इसका मतलब इसको कंसेप्चुअलाइज कैसे किया और ऐसे बनाना है वो कैसे सोचा? तो अगर आप देखिए कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो आप बोलते हो यार उसकी वाइब बड़ी अच्छी थी या बड़ा कुछ ना कुछ, जब आपको एक वाइब होती है, वो वाइब कैसे आती है। सो मैंने उसको एक्चुअली डिकोड किया। उसको डिकोड करके मैं समझा कि आपकी जो ह्यूमन 5 सेंसेस है, कुछ आप सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली नोटिस करते हो चीज़ें, और वही आपके एक एक्सपीरियंस को बनाती है। जो 5 सेंसेस अगर इस रेस्टोरेंट में आप देखें, जब हमने कंसेप्चुलाइज किया था, मैंने सोचा कि इस रेस्टोरेंट को हम कंटेम्प्रेरी लुक देंगे, थोड़ा रेट्रो एलिमेंट्स डालेंगे और लाइटिंग को बड़ा स्मूथ और वार्म रखेंगे। दैट विल बी योर फर्स्ट सेंस ऑफ साइट। एंड द लुक एंड फील में उसमें ये भी था कि कलर्स हम अपने ब्रांड के यूज़ करेंगे। दूसरा था सेंस ऑफ टच, कि आप जो देख रहे हो हमारे ट्रेडिशनल मटेरियल के वाले भी हैं यूटेंसिल्स, प्लस हमारे कंटेम्प्रेरी भी हैं। और आप जब टच करते हो वुड, जिस चेयर पे आप बैठे हो बड़ी ट्रेडिशनल चेयर है ये, तो ये आपको टच से आपको सबकॉन्शियसली एक आपका एक्सपीरियंस को बनाती है। फिर सेंस ऑफ स्मेल, हमने एक स्पेशली फ्रेग्रेंस डेवलप किया था, जैसे मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने लगे थे कि ये एग्जैक्ट मिक्स ऑफ अ नरगिसी फ्लावर एंड अ कंटेम्प्रेरी नोट।
तो वो एक हमारी हर आउटलेट में सेम सिग्नेचर फ्रेग्रेंस आपको नोटिस करोगे आप. फिर योर सेंस ऑफ हेयरिंग, हमारा म्यूजिक इज वेरी वेल सिलेक्टेड. सारे ओल्ड टाइप, जो ओल्ड 80s के गाने जो नए आर्टिस्ट ने गाए हैं. और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑफ टेस्ट, वो तो आपको देख ही लिया. बिल्कुल. तो ये पांचों को मिला के फिर आपका एक एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट का तैयार होता है. एंड दैट इज व्हाट आई फील दैट दैट्स द वाइब. इनफैक्ट टू ऐड ऑन इस चीज को, जब हमारा पहला लॉकडाउन हुआ और कोविड का टाइम आया, तो बड़ा चैलेंज था कि अब तुम्हारा डाइन इन कॉन्सेप्ट है, तुम ये कैसे दिखाओगे घर पे. यही एक्चुअली मेरा सवाल है कि यहाँ पे तो आपने काफी अच्छे से बना दिया, बट जब आप बोल रहे हैं क्लाउड किचन भी ये डिलीवरी भी करते हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स ये सब क्वालिटी या ये सारी चीज़ें कैसे आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं घर पे. तो यही चैलेंज था और यही हमने उसको एक सोल्यूशन सोचा मैंने पहले लॉकडाउन में. एंड आई क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 सेंसेस डिलीवरी. ओके, तो ये कुछ अलग है, इसमें अपने इनोवेशन की है. वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 सेंसेस डिलीवरी. ओके, कैसे? अगर आप देखें, सेंस ऑफ टेस्ट, ऑब्वियसली जो बॉक्स खाने का आएगा इसके अंदर. बिल्कुल. सेंस ऑफ टच, द फील ऑफ द बॉक्स. हाँ. देन सेंस ऑफ स्मेल. सो दिस वेलकम नोट कम्स विद द फ्रेग्रेंस जो आप रेस्टोरेंट में स्मेल करते हैं. अगर आप ऐसा क्या? हाँ, अरे सही में. हाँ. तो सेंस ऑफ स्मेल. ओके. फिर द सेंस ऑफ हियरिंग यानी म्यूजिक भी. तो अगर आप ये देखिए यहाँ पर, तो ये QR कोड है. ओके. मैंने फोन यहाँ लेके गया, ये दबाया और मेरी सीधा यही गाने की प्लेलिस्ट प्ले हो जाएगी. अच्छा, तो आपने एक प्लेलिस्ट डेवलप करी है दरियागंज स्टूडियो के नाम से. ओके ओके ओके. बहुत मज़ा आया हमें कि हम आज दरियागंज आए एंड ये ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन क्यूजिन को जब एक्सपैंड कर रहे हैं, होपफुली और जल्दी एक्सपैंड करें और लोग ये ट्राई कर पाए. एंड ऑफ कोर्स वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. जरूर. एंड एवरीवन शुड सब्सक्राइब द चैनल. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू अमित, It was great to have you. बिल्कुल.